तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। तो आज जो है हमारी छठी क्लास है, 6th क्लास ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, अकाउंटेंसी की छठी क्लास है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, हाँ उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिन्होंने भी पहली पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लीजिए, और जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, समझ में आ ही जाएगा, बाद में वो वाला जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इतने अच्छे से बता ही रहा हूँ कि ये आराम से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इसलिए आपको वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, और ज़्यादा जानने को मिलेगा, भेजे में ज़्यादा घुसेगा। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे, तो हाँ पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, हम लोगों का टॉपिक कौन सा चल रहा था पिछली क्लासेस में, हाँ अकाउंटिंग पीरियड। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, चूँकि पीछे तो बहुत जा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने में हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आते हैं आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट? नाम से कुछ ध्यान आ रहा है, नाम से कुछ अंदाजा हो रहा है? तो जी हाँ, नाम से अंदाजा हो रहा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कॉस्ट यानी खर्चा, ठीक है, उसमें लगने वाला खर्च। तो लगने वाला खर्च उसका अकाउंटिंग में क्या काम? अरे भाई इसी का तो अकाउंटिंग में काम है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ही तो अकाउंटिंग में मेन काम है। देखो, अब सपोज करो 100 रुपये की चीज़ आई, ठीक है, अब एकदम समझते चलते हैं। ठीक है, रीड करना होगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आराम से इसको रीड करिएगा, और जो भेजे में घुसा उस हिसाब से अपने शब्दों में नोट्स बनाइएगा। नोट्स आपका हमेशा साथ देगा, ठीक है, आगे चलकर भी आपको साथ देगा। हम लोग हमेशा साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम लोग जहाँ तक हैं वहाँ तक साथ चलेंगे, लेकिन आगे चलकर आपका नोट्स और वो भी अपने शब्दों में ही आपका काम आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, अब 100 रुपये की कोई चीज़, उसको लाने के लिए मैं गया, ठीक है, 100 रुपये की सपोज करो ये माजा जो आता है, अभी गर्मी का मौसम चल ही रहा है, माजा लाए, ठीक है, माजा लाए करीब 2 लीटर वाली या पौने 2 लीटर वाली, ठीक है, 1 लीटर 750 लाए। अब उसको लाने के लिए हम गए बाज़ार, ठीक है, करीब 2 किलोमीटर बाज़ार है, ठीक है, मार्केट 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर गए, मेरी जो गाड़ी की स्पीड है, मेरी जो गाड़ी जो कैपेसिटी है, जितना तेल पीती है, अब सपोज़ करो कि 40 किलोमीटर पे 1 लीटर तेल पी जाती है। और 40 किलोमीटर पे 1 लीटर तेल पी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर पे कितना, यानी अगर 4 किलोमीटर पे 100 ml पी जाती होगी, अगर हम ऐसे मानकर हाइपोथेटिकली मानकर चलें तो 100 ml पी जाती होगी, तो उसका मतलब 50 ml 2 किलोमीटर पे पी जाएगी, और 50 ml 2 किलोमीटर पे पी जाएगी, यानी मेरा कितना रुपया लगा? अगर 100 रुपये का पेट्रोल मानकर चलें तो उस हिसाब से तो मेरा कितना, 4 किलोमीटर पे 10 रुपये का तेल पी रही है, और 2 किलोमीटर पे 5 रुपये का तेल पी गई, और 2 किलोमीटर जाया फिर गया और 2 किलोमीटर फिर आया, तो 4 किलोमीटर तो हो ही गया, यानी 10 रुपये का तेल पी गई। ठीक है, यानी मेरा सिर्फ 100 रुपये का माजा लाने के लिए 10 रुपये का तेल जल गया, तो मेरा माजा कितने का पड़ा? 110 रुपये का। दुकानदार से बोले कि भैया 5 रुपये छोड़ दीजिए, वो भी नहीं छोड़ा, बोला कि ठंडा करा ही लेंगे। ठंडा करके दे रहे हैं, वो भी लेंगे तुमसे 5 रुपये चार्ज, वो भी ऐड करके दे दिया मेरे को, 100 रुपये का पूरा पड़ गया। अब 100 रुपये का ये पड़ा, 10 रुपये का तेल पी गई मेरी गाड़ी। चाहिए था ना कि साइकिल से जाते, लेकिन साइकिल से जाते तो
खुद ही प्यास लग जाती। अब जो ठंडा किने वो तो घर के लिए किने, खुद ही कुछ पी लेते, ठीक है। अब वहाँ पे हम अगर साइकिल से जाते तो सपोज करो एक अमूल लेकर पी लिए, अगर अमूल मिल्क लेकर पी लिए तो वो 30 रुपये का पड़ा। अब मेरा ये भी कॉस्ट इसमें ऐड हो गया, मैं गया था कि इस काम के लिए और खर्चा करके चला आया, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें जुड़ी, ठीक है। अब उसी तरह बिजनेस के लिए है कि अगर सपोज करो कि मैं दुकानदार हूँ, ठंडे का दुकानदार हूँ, ठीक है, पान का दुकान है मेरा, सपोज करो, ठीक है। अब पान की दुकान पे मैं गया कि बाबू होलसेलर के पास कि बाबू मेरे को चाहिए ये एक जो 12 को का पैकेट होता है, 12 ठो का, वो एक मुझे चाहिए, ठीक है। माजा मेरे को दे दो 2 लीटर वाली, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे होलसेल प्राइस पे पड़ रहा है 90 रुपये का, ठीक है, और 10 रुपये प्रॉफिट करके मैं उसको बेच रहा हूँ 100 पे, ठीक है। अब 90 रुपये का मुझे एक पड़ेगा, तो 12 ठो बोतल है, तो 12 ठो बोतल 90 रुपये के हिसाब से कितने का पड़ा, कितने का पड़ा, कैलकुलेट करो कितने का पड़ा। 180 रुपये का पड़ा, ठीक है। अब चूंकि जो अगर मैं हाइपोथेटिकली वही एग्जांपल लूँ कि मेरी बाइक जो है वो तेल पी रही है कितना, 40 किलोमीटर पे 1 लीटर तेल ख़त्म कर जा रही है, ठीक है, पी जा रही है। तो यानी 4 किलोमीटर पे 100 ml तेल पी रही है, ठीक है। अब अगर 100 रुपये का तेल है तो यानी 10 रुपये का तेल 4 किलोमीटर पे पी रही है। अब मेरा जो होलसेलर है वो खुद बैठा ही है जाकर 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब 4 किलोमीटर दूर मैं जा रहा हूँ और 4 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से ये एक बॉक्स उसका माजा का ला रहा हूँ, ठीक है। अब 1080 का ये पड़ा, 4 किलोमीटर पे ये 10 रुपये का तेल पी रही है, ठीक है। चार किलोमीटर पे ये 10 रुपये का तेल पी रही है। तो अब 4 किलोमीटर मैं गया, ठीक है, यहाँ से मैं 4 किलोमीटर गया और जाकर वहाँ से फिर वापस आया अपना सामान लेकर, 8 किलोमीटर हो गया। अब 4 किलोमीटर पे ये 10 रुपये का तेल पी रही है, तो यानी 8 किलोमीटर पे 20 रुपये का तेल पी गई। अब चूंकि 20 रुपये का तेल पी गई तो मेरा जो 1080 का जो सामान था वो कितने का पड़ा, तो 20 रुपये और ऐड कर दिए, 1100। अब 1100 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो पहले तो ये 90 रुपये का पड़ा 1080 तक। अब 12 गुने 20 डिवाइडेड बाई 12 करो, 12 डेढ़े 18, ठीक है, फिर 12 डेढ़े 18, यानी 1.65 के आसपास पड़ा। यानी हर बोतल पे 1 रुपया 65 पैसा और बढ़ गया, 1 रुपया 65 पैसा और बढ़ गया। यानी मुझे कितने का पड़ा वो, जो 90 का तो ऐसे खरीद पड़ा, ठीक है, खरीदने के बाद 90 रुपये का मुझे खरीद पड़ा। खरीदने के बाद उसमें 90 रुपये का ये पर यूनिट, 1 यूनिट का यानी 1 बोतल का मेरा दाम था। अब चूंकि ये 1000 प्लस ये 2 कर दें और यहाँ पे 20 हो जाए ये, तो ये कितने का हुआ, 1100, ठीक है। अब चूंकि 1080 का 90 है तो इसमें 20 और ऐड हुआ, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 कितने का हुआ, 12 डेढ़े 18, ठीक है, ये 1.5 बार में हुआ, ठीक है। $1.5, ठीक है। अब फिर 2 और बचा, तो यानी 12 डेढ़े 18, इसमें और ऐड कर दो कितना, 15 पैसा और ऐड कर दो। 15 पैसा और ऐड करोगे तो 50 पैसे में 15 पैसा ऐड किए तो ये कितना हुआ, ये
65 पैसा हो गया। तो यानी 1 रुपया 65 पैसा इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। 90 रुपये प्लस 1 रुपया 65 पैसा, ये बढ़ गया इसका कॉस्ट। यानी ये अब कितने का पड़ा, 91 रुपया 65 पैसा, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट पड़ गया, ठीक है। कॉस्ट में लाने के बाद फिर मैं फ्रिज में रखा, अगर फ्रिज का कोई पैसा नहीं दे रहा है तो वो भी मेरा ऐड हो जाएगा इसी में। सपोज करो कि अगर मैं जैसे गया और मैं उसको बोला कि देखो भैया जी 95 रुपया MRP है, ठीक है, और आप हमको 95 में नहीं 5 रुपया ऐड करके हमसे ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो, हम जाके कंप्लेन कर देंगे तो। हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, सपोज करो, मान लो, ठीक है। अगर हम कंप्लेन कर दें तो तुम बोलोगे भाई तनी पढ़ा लिखा लग रहा है, छोड़ देते हैं 5 रुपये, बाकी सब पता कमेबे न करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है बबुआ जी, ठीक है 95 को दे दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए ऑनलाइन 95 को डाल दीजिए। हम दे दिए 95 रुपया। अब जो 5 रुपये का वो नुकसान हुआ वो क्या होगा, वो भी तो इसमें ऐड होगा, ठीक है। वो 5 रुपये का, अब सपोज करो कि 5 रुपये मेरा घाटा ही हुआ, वैसे तो फायदा हुआ, ठीक है। 95 का MRP है और 91.65 का पड़ा है, यानी 3 रुपये 35 पैसा मुझे बचा, ठीक है, एक बोतल पे। लेकिन अगर मेरा 100 रुपये MRP हो और मुझे कोई ऐसे ही बोले कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठंडा कराई हम नहीं देंगे, और दमदार आदमी हो तो हम छोड़ दिए अगर 5 रुपया, तो वो मेरा किस में गया, वो भी तो ऐड हो गया इसमें। अब 5 रुपये अगर इसमें ऐड हो गया तो मुझे कितना बचा, उतना ही बचा, 3 रुपया 35 पैसा ही बचा। तो वो सभी चीज़ें भी ऐड हुई। अगर उसमें से करीब 100 ml गिर गया या फिर चूहा काट दिया, कुछ कर दिया, वो पूरा बर्बाद हो गया, तो वो सभी चीज़ें भी इसमें ऐड होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे लेके आए, फिर खा पी लिए उसमें, उसी के लिए खाए, तो वो सब भी ऐड होगा। तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको यही कहता है कि आप जो कुछ भी ला रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी ला रहे हैं उसको लाने के लिए जो कुछ भी खर्च हो रहा है वो सभी उसके कॉस्ट में होगा ऐड, ठीक है। और जो उसका कॉस्ट लगा बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जर्नल एंट्री या फिर लेजर में कॉस्ट पे ही वो लिखा जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आगे चलकर मार्केट प्राइस क्या है, उसका भाव बढ़ा भाव गिरा, उससे मतलब नहीं है। आप खरीद कर लाए इतने का तो इतने का ही लिखोगे, मार्केट प्राइस नहीं लिख दोगे। अब देखो बिजनेस में जैसे कोई फैक्ट्री चल रहा है तो फैक्ट्री का अगर अकाउंटिंग करेगा तो पहले वो ज़मीन खरीदा, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बनवाया, ठीक है। तो पहले जो ज़मीन खरीदा, तो ज़मीन का दाम क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। ज़मीन का दाम हमेशा एप्रिसिएट होते रहता है, इसमें तुम लोग को पढ़ना है, एप्रिसिएट वर्ड होता है, ठीक है, एप्रिसिएट होता है, बढ़ते जाएगा, एप्रिसिएशन होता है, यानी तुमको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे तुमको हम एप्रिसिएट किए, वाह बहुत बढ़िया नंबर लाया 10th में, ठीक है, तो ये तुमको हम एप्रिसिएट किए, ठीक है। तो एप्रिसिएट यानी उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, यानी उसका वैल्यू और बढ़ता है, ठीक है। अब हम तुमको अप्रिशिएट करेंगे तो तुम्हारा मनोबल और बढ़ेगा, सर हमको बोले बहुत बढ़िया नंबर लाए, यानी हम सर के फेवरेट हो गए, बहुत बढ़िया, अब हम 12th में भी बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे। अब हम बोले कि तुमको हम गिफ्ट देंगे, ठीक है, तो तुम्हारा मनोबल और बढ़ा, ठीक है। तो इसी तरह वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ज़मीन जो है उसका हमेशा दाम बढ़ते जाएगा। तो एप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो मार्केट में अगर तुम आज 2 करोड़ का ज़मीन खरीदे और आगे चलकर सपोज करो आज तुम फैक्ट्री लगा दिए, ठीक है, लगाने के बाद अब उसी ज़मीन का दाम हो गया 3 करोड़, ठीक है। अब तुम ये थोड़ी दिखा दोगे कि नहीं 3 करोड़ में खरीदे हैं, अब अगले साल हो गया 4 करोड़, अब ये थोड़ी उसको बदल दोगे कि नहीं 4 करोड़ अब मेरा ज़मीन का कॉस्ट हो गया, फिर अगले साल 6 करोड़, अब फिर तुम बदल दोगे काट के उसको, अरे नहीं 4 करोड़ गलती से लिखा गया 6 करोड़ है, फिर 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गया तो फिर 6 करोड़ काट दिए, फिर
10 करोड़ लिख दिया, नहीं गलती से लिखा गया था 10 करोड़ का ज़मीन वहाँ है, ऐसा थोड़े करोगे। इसलिए जो कॉस्ट होता है, जो कुछ भी खरीदो, ज़मीन खरीदो, स्टॉक खरीदो, माल खरीदो, कुछ भी खरीदो, ये सभी चीज़ कॉस्ट पे ही लिखी जाती है, मार्केट प्राइस पे नहीं। ठीक है, मार्केट प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है जो कुछ भी आप खरीदे, जिस कॉस्ट पे खरीदे कॉस्ट पे ही लिखो। आगे चलकर मार्केट प्राइस क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 40 साल बाद भी कॉस्ट ही लिखना होगा, भले उस चीज़ की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ गई हो, 10 गुना बढ़ गई हो, 20 गुना बढ़ गई हो। ठीक है, तो अब आते हैं आपके डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट मैंने ब्रीफ में उस टाइम बताया था। ठीक है, 3rd क्लास में शायद बताया था, ब्रीफ में ही बता दिया था। ठीक है, डुअल कॉन्सेप्ट क्या है आपका। अब देखो डुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब सपोज मैंने ज़मीन खरीदी 2 करोड़। ठीक है, फैक्ट्री बनानी है मेरे को। ठीक है, ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीदने के बाद 2 करोड़ अकाउंट से धाए से कट गए। ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ साइन किया, हाँ आदित्य कुमार के नाम पे 2 करोड़ की ज़मीन, ठीक है, फॉर फैक्ट्री पर्पसेस, और अकाउंट से डेबिट हुआ एक के बार में 2 करोड़। लगा अरे यार 2 करोड़ चला गया, है नहीं मेरे पास, वैसे इमेजिन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आ जाए। ठीक है, अरे कॉमर्स के आदमी आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो 2 करोड़ कहाँ से कटा ज़मीन मेरे नाम पे, लेकिन पैसा जब कटता है तो लगता है यार। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारे पास बहुत पैसे से, बहुत टाइम से तुम गुल्लक में जमा की हो। ठीक है, और तुमको सपोज करो साइकिल पसंद आई, या फिर टैब पसंद आया, या फिर लैपटॉप पसंद आया, और तुम बोले कि यार ख़रीदने का तो मन कर रहा है लेकिन गुल्लक फोड़ना पड़ेगा। ऐसे पापा बोले हैं कि तुम जमा किया ना उसमें से लो, लेकिन उसमें नहीं है, लेकिन फोड़ना तो उसको भी पड़ेगा। पापा बोलेंगे पूरा नहीं देंगे, तुम अपना वाला पहले मिलाओ तो हम मिला के देंगे, फोड़ना तो पड़ेगा। बड़ा लगे यार, इतना दिन से जुगा के रखे हैं मेरा गुल्लक में, लगता था कि हाँ मेरे पास पैसा है, उसी छोटा सा गुल्लक ही लगता था मेरा पैसा है, मेरे पास भी है पैसा। ठीक है, तो गुल्लक तो फोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह जब पैसा जाता है ना, जमा किया हुआ पैसा, तो अंदर से लगता है। ठीक है, तो अब चूँकि मैंने ज़मीन खरीदा तो ज़मीन तो मेरे पास आया, मैंने अपने फैक्ट्री के बुक ऑफ अकाउंट में लिख दिया कि बाबू ज़मीन 2 करोड़ का खरीदा गया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट पूछेगा पैसा कहाँ से आया बे, पैसा कहाँ से दिए। पैसा हम दिए अपने अकाउंट से। तो गदहू वो कौन लिखेगा, अरे हाँ पैसा न कटा है, तो बैंक तो अपने लगे एंट्री करिए लिया, पासबुक पे हमारे छापिए दिली, उसको लिखना ना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या किए, लिख दिए लैंड अकाउंट डेबिट, एसेट आया। ठीक है, और कैश गया टू कैश अकाउंट। अब देखो ये जर्नल हो गया, अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये हो गया जर्नल। ठीक है, अब जर्नल में 2 एंट्री हुई, अब जर्नल में 2 एंट्री हुई। ठीक है, एक लैंड की एंट्री हो गई, लैंड अकाउंट। ठीक है, और एक कैश अकाउंट। ठीक है, 2 चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो एक अकाउंट इसका, चूँकि अकाउंट लिखा है ना, तो एक अकाउंट इसका बनेगा और एक अकाउंट इसका बनेगा, यानी एक कॉपी समझ लो कि एक कॉपी इसका बन गया। ठीक है, ये एक कॉपी इसका बन गया और एक कॉपी लैंड का बन गया। ठीक है, ये लैंड कॉपी हो गया। ठीक है, ये लैंड का कॉपी हो गया। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, चूँकि ये तो लैंड पहले से है, तो इसमें लिखा जाएगा ये वाला चीज़ वाला, इसमें लिखा जाएगा कैश से लिए हैं 2 करोड़। ठीक है, कैश से लिए हैं 2 करोड़, कैश से 2 करोड़ की ज़मीन में लिए हैं।
अब इसमें क्या लिखा जाएगा? तो चूंकि ये कैश का अकाउंट है ही, तो इसमें क्या लिखा जाएगा इसके बारे में? काहे ला कैश कटा था हो? जमीन लिए थे। क्या लिए थे? तो जमीन लिए थे, लैंड लिए थे, ठीक है, जमीन लिए थे। अच्छा, तो अब लैंड के अकाउंट में कौन चीज़ से खरीदा है लोग? तो कैश से खरीदे हैं, तो लिखा काहे नहीं है? नहीं तो क्या लिख दिए कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट हुआ में कौन चीज़ से कैश कट गया हो? काहे कट गया कैश? काहे कम है कैश? अरे जमीन खरीदे थे, जमीन खरीदे थे, तो कहाँ लिखा था? तो कहाँ लिखा है? लैंड अकाउंट, जमीन खरीदे हैं। तो कैश वाला पूछेगा तो कैश में लिखाएगा जमीन। काहे कैश कटा है? तो जमीन किने थे। लैंड वाला में कैसे क्या कौन चीज़ खरीदा है? कैसे लैंड खरीदा गया? कैश से खरीदे हैं, कैश, कैश से खरीदा है, तो कैश भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कैश लिखा गया, ठीक है। रुको इसको साफ कर दे पहले। इस सॉफ्टवेयर पे ना पेन अच्छा नहीं चलता है यार, हालांकि पेन वैसा अच्छा है भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तभी पेन भी खरीद पाएंगे। तो देखिए, तो ये जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में सिंपल से ये समझ लो, पूरा कंक्लूजन करके दे रहा हूँ। सिंपल से ये समझ लो कि जो कुछ भी खरीदा जाए या फिर बेचा जाए, उसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, किसी का आना हो रहा है तो किसी का जाना भी हो रहा है, किसी का जाना हो रहा है तो किसी का आना भी हो रहा है। तो जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी उस ट्रांजैक्शन का जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा, जहाँ जहाँ चेंज होगा, उस ट्रांजैक्शन के कारण जो जो चेंज करना पड़ेगा, और उस चेंज के कारण उसको कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसी को डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। कुछ परचेज़ किए तो उसका इफ़ेक्ट उस चीज़ जो आ रही है उसका भी, उसके ऊपर भी हो रहा है और कैश के ऊपर भी हो रहा है। उधारी में ख़रीदे तो यानी मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, यानी क्रेडिटर बढ़ रहा है, मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोझ बढ़ रहा है और वहाँ पे चीज़ कोई आ रही है, ठीक है, वो चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का जहाँ जहाँ जो जो इफ़ेक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, वही डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो, अब आते हैं आपके रिवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी जो ये आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है? तो देखो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है? तो पहले अगर हम सपोज करो कि कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। अब कहीं से कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है। अब कहीं कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो वहाँ पे मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है। मेरे पास कहीं से इनकमिंग ऑफ इनकम है, ठीक है, इनकम, ठीक है, इनकम, तो यानी आ रहा है, ठीक है। अब कहीं से भी पैसा आ रहा है या फिर आ गया है, उसी को रिवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मैं अपना विजुअलाइज़र बेच दूँ, ठीक है, अपना प्रोजेक्टर जो है वो बेच दूँ। बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा आएगा, अब सपोज़ करो मैं बेचने वाला हूँ, मैंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि बाबू मेरा अगर 20-22 हज़ार का ये प्रोजेक्टर है तो मुझे इतना रुपया तुम दे दो, ठीक है, 20,000 रुपया दे दो, और एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है तुम 2 हफ्ते बाद लेके जाना, 2 हफ्ते बाद ही पैसा देना, लेकिन एग्रीमेंट आज कर लो,
ठीक है, मेरे पास सियोरिटी आ गई, मेरे दिमाग में फिट हो गया कि चलो बाबू 2 हफ्ते बाद ये प्रोजेक्टर चला जाएगा यहाँ से और मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। तो इसका कोई रिटेन एग्रीमेंट यानी कुछ रिटेन लिखित साक्ष्य मिल गया, समझे, किसी को हम दिखाएंगे तो वो मानेगा कि हाँ जी आपका ये बिकने वाला है, आपको तो पैसा मिलने वाला है, तो वो भी रिवेन्यू एक रिकॉग्निशन हुआ। ठीक है, वो भी एक तरह की रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई, यानी कुछ आने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड होगी। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहेगा कि वो चीज़ें जिनको कुछ बेचने के बाद वो कुछ पैसा आ रहा है, कहीं से इनकमिंग ऑफ मनी है, आने वाली है या फिर आ चुकी है तो डेफिनेटली उसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आने वाली है यानी मिलने वाली है तो उसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाली है और उसका कुछ रिटेन साक्ष्य है। अब कोई मुंह से ही सिर्फ बोल दिया कि नहीं हम आपका विजुअलाइजर 25,000 में ख़रीद लेंगे, और 3 हफ्ता 4 हफ्ता बीत गया और बीतने के बाद कोई आया ही नहीं। ठीक है, मेरा आपका ये आपका जो सामान आप बेच रहे हैं, हम 100 यूनिट खरीद लेंगे, कब खरीदोगे, कितने में खरीदोगे, ये कुछ एग्रीमेंट तो होना चाहिए। सिर्फ हाइपोथेटिकली हम चलकर तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन तो अपना आगे चलकर बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अगर तुम भी बध गए और हम भी बध गए, यानी कुछ रिटेन एग्रीमेंट हो गया, कुछ रिटेन साक्ष्य हो गया, या फिर तुमने कुछ एडवांस दे दिया मेरे को, तो यानी ये पैसा आएगा मेरा। ठीक है, यानी यहाँ से सेल मेरा होने वाला है, तो ये कंफर्म हो गया। अब जब कंफर्म हो गया रिवेन्यू, तो वही चीज़ रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो गई। अब उस चीज़ को हम लिख पाएंगे। कंफर्म नहीं है कि हाँ ये माल बिकेगा नहीं बिकेगा, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कब तक लटका देगा, हमको नहीं लिखने का ज़रूरत है। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उसी तरह जब तक बिकेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं। ठीक है, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक लिखाएगा नहीं, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक लिखाएगा नहीं। लेकिन अगर आने वाला पैसा है तो लिखाने वाला भी है। ठीक है, आने वाला है पैसा, कंफर्म हो गया तो लिखना भी कंफर्म हो गया। पैसा आने वाला कंफर्म हो गया तो लिखना भी कंफर्म हो गया। कंफर्म नहीं है तो लिखना भी कंफर्म नहीं है। पैसा आ गया तो लिखा गया। आराम से समझोगे। ठीक है, एक जुमला मैंने बना दिया, तुम लोग आराम से समझ लोगे। पैसा आने वाला है, कंफर्म है तो लिखना भी कंफर्म है। पैसा आने वाला है, कंफर्म नहीं है तो लिखना भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और जब पैसा आ गया तो ट्रांजैक्शन लिखा गया। ठीक है, समझ गए। बहुत बढ़िया जुमला, याद करने में। कंफर्म है, कंफर्म होगा तो कंफर्म लिखा जाएगा। ठीक है, पैसा आने वाला कंफर्म हो जाएगा तो कंफर्म लिखा जाएगा, और पैसा जब आ गया तो अपने आप लिखा गया। ठीक है, अब आ जाओ आपके यहाँ पे। रिवेन्यू रिकॉग्निशन तो हो गया, अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेना यार, बहुत लंबा लंबा लिखा है सब। ठीक है, रीड करने जाएंगे, वीडियो बन जाएगी 50 मिनट की, 1 घंटा 1.5 घंटा की। तुम लोग बोलोगे सर बोर कर दिए। 40 मिनट का वीडियो तो जल्दी देख नहीं रहे हो तुम, पूरा देख नहीं रहे हो। ठीक है, पूरा देखो यार, वीडियो पूरा देखो, और लाइक शेयर कमेंट करना हो तो कर देना यार, किसी को फोर्स नहीं करेंगे। चलो आ जाओ मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़ा हो, अरे अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग मतलब मैचिंग ड्रेस पहनना, जो लड़कियों का होता है, मैचिंग ड्रेस से मैचिंग ईयरिंग्स, मैचिंग चूड़ी, वो करना, मैचिंग मेकअप नहीं। मैचिंग का कॉन्सेप्ट मतलब सिमिलर तो है, लेकिन नाम से तो मालूम पड़ ही जा रहा है कि मैचिंग है। तो मैचिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमने ये डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में, रिवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट में जो कुछ भी खर्चे, रिवेन्यू, डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ा,
उसको मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब सपोज़ करो जैसे मैंने बताया कि लैंड खरीदा 2 करोड़ का और उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, कैश से खरीदा 2 करोड़, तो लैंड के जो कॉपी है, लैंड की जो कॉपी है, लैंड के कॉपी में कैश को रिकॉर्ड करेंगे और कैश की कॉपी में लैंड को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि लैंड वाले में लैंड लिख देंगे और कैश वाले में कैश लिख देंगे, ठीक है। तो लैंड की कॉपी में कैश को लिखेंगे और कैश की कॉपी में लैंड को लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये लिख देंगे तो अब इसको मैच करेंगे, क्या सही में 2 करोड़ का लैंड खरीदाया है, इसमें 2 करोड़ का अगर नहीं खरीदाया है तो ये मैच नहीं हो रहा है, कुछ और पैसे गए होंगे। या फिर अगर लैंड वाले कॉपी में यहाँ पे लिखा है कि 2 करोड़ 50 लाख, ज़मीन तो 2 करोड़ की थी, कैश वाले में जाकर देखे टू लैंड लिखा हुआ है कैश की कॉपी में 2 करोड़, तो जब 2 करोड़ की कैश कॉपी में दिख रही है तो 2 करोड़ की कैश वाली कॉपी में दिख रही है, तो लैंड वाली कॉपी में कैश क्यों 2.5 करोड़ दिख रहा है? मिसमैच है यहाँ पे, समझे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही हमको, ये इसका काम सबसे लास्ट में आएगा बाद में, क्योंकि कौन कौन से खर्चे इस साल हुए हैं ये भी देखना पड़ेगा, पूरा उसको एनालाइज, एक तरह से समझ लो कि एनालाइज करना और चीज़ों को मिलाते हुए चलना कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ ये मिल रहा है, हाँ ये 50,000 50,000 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, ये 50,000 कहाँ से आया? अरे वो गलती से हो गया, चलो तब इसको ओमिट करो, रिवर्स एंट्री मारो, काटना नहीं है, रिवर्स एंट्री मारो, ठीक है। 50,000 का कुछ और दिखाओ, नहीं तो उसको रिवर्स एंट्री मारो, ठीक है। काटा नहीं जाता है बाबू, जर्नल एंट्री और लेजर में कुछ भी ऐसे भोंक नहीं देंगे कि ऐसे एकदम गाज दिए, देखो तुमको दिखा रहे हैं, ऐसे एकदम गाजने लगे, ऐसे ऐसे एकदम गाज रहे हैं, एकदम ऐसे भोंक रहे हैं, ऐसे नहीं किया जाता है ऐसे, ठीक है। जर्नल एंट्री और लेजर इसमें भोंका नहीं जाता है, एकदम गंदा नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो रिवर्स एंट्री मारी जाती है उसको, ठीक है। और इसीलिए इसमें ये चीज़ लगता है, ये सब कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये सभी चीज़ें दिमाग में फिट करनी पड़ती हैं, याद नहीं करनी पड़ती हैं बाबू, समझनी पड़ती हैं। और चूँकि इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तो इसलिए बाबू बहुत मज़ा आता है, चूँकि याद तो करना है नहीं इसमें, ठीक है। और ये देखो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, आ जाओ। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यानी जो कुछ भी बिल, मैंने बिल और वाउचर में भी अंतर बताया था, बीएसटी में भी शायद बताया है, और ना अकाउंट्स में ही बताया, ठीक है। बिल और वाउचर में मैंने अंतर बताया है, ठीक है। जो वीडियो वो नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। तो बिल और वाउचर, जो वाउचर होगा, वाउचर को भी संभाल कर रखा जाता है, ठीक है। चूँकि ये मैचिंग जब करते हैं ना, तो मैचिंग में ये काम आता है, मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है ये वाउचर। वाउचर में देखेंगे, अरे 50,000 का ये मशीन खरीदे थे, 75 लिखा है, कहाँ है 75 लिखा है? 25,000 का झोल, 25,000 चूँकि खर्चा दिखा दिया तो 25,000 अंदर कर लिया, समझे। तो झोल हुआ ना वहाँ पे, 25,000 का झोल, कौन किया, अब वहीं से छानबीन है स्टार्ट, ठीक है। उठाओ डंडा पीट दो। तो ये सब चीज़ें मैचिंग पे काम में आएंगी। वाउचर जो होगा अंत तक संभाल के रखा जाता है, कभी कभी तो 2-2 साल तक संभाल के रखना पड़ता है अगर कोई उसमें लफड़ा है तो, ठीक है। वो वाउचर अंत तक संभाल के रखना पड़ेगा। जो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जब हम इन्वेस्टर के पास बैठेंगे, बाबू हमको पैसा दो, हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बाबू हमको पैसा दो, हमको बिजनेस आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि ठीक है, अपना बुक्स अकाउंट लाइए। अब आप न उसको लिखे हैं, आपका अकाउंटेंट न लिखा है, कहीं झोल किया हो, आपके एम्प्लॉय लिखे हैं, उसको कहीं झोल किया हो, तो एक काम कीजिए, अपना वाउचरों ले आइएगा और ये अकाउंट्स भी लेते आइए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ले आइए और ये आपका वाउचर भी लेकर आइए।
अब दोनों को हम बैठ के मिलाएंगे कि कहाँ कहाँ आप झोल किए हैं, ठीक है। आपके कंपनी में कहीं झोल तो नहीं है। अब करीब 1 महीना हमको लगेगा, चूँकि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इतना मोटा है, ठीक है। 4 को 5 को 6 को ऐसे करके आपका बुक्स बना है। लैंड का अलग बुक बना है, कैश का अलग बुक बना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग बुक बना है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर उसका अलग बुक बना है, ठीक है। तो हमको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट आपका अलग बना है, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो हमको 1 महीना का टाइम चाहिए। 1 महीना तक हम इसको पहले अपने से एग्जामिन करेंगे। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही है कि जितना आपके पास पोथी पतरा है, अलमारी में भर के रखे हैं, कहीं से लुका उका के रखे हैं, वो सब ले जाके उलेट दे दिए। बैंक का स्टाफ है, उलेट दिए। CA है, उलेट दिए। इन्वेस्टर है, वो अपना बोलेगा कि CA साहब मेरा चेक करिए, हमको इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। CA बोलेगा 50 को कॉपी हम चेक करें, हम तुमको पैसा दे रहे हैं ना CA, जल्दी चेक करो, ठीक है। अब CA बैठ के चेक कर रहा है, ठीक है। हालांकि पैसा तो CA को मिलेगा आराम से। अब सपोज करो कि किसी इन्वेस्टर को 10 करोड़ डालना है उस कंपनी में, ठीक है, 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है। तो CA जो एग्जामिन करेगा पूरा वो चीज़ CA के हाथ में है। कोई फ्रॉड पकड़ा और छुपा देगा, बोलेगा कि हमको पैसा कम देगा। अगर CA को पैसा कम देगा वो, तो बोलेगा हमको पैसा कम दे रहा है, रुको तुमको फंसाते हैं। ये वाला ट्रांजेक्शन में जहाँ पे बड़का घपला है वहाँ पे टिक मार देगा, लो फंसो। बाद में जाकर 1 साल 2 साल के बाद मालूम पड़ेगा अरे ये तो फ्रॉड कंपनी है, इसमें तो बड़ा झोल करता है सब, बड़ा बदमाश एम्प्लॉई है सब, इसमें हम काहे इसमें इन्वेस्ट कर दिए, हमारा पैसा जल्दी निकालो, हम अपना शेयर बेच के निकलेंगे, हमको इसमें से निकलना है, हम ही कंपनी में नहीं ज़्यादा टाइम तक अपना इन्वेस्टेड रहेंगे, निकालो हमको, ठीक है। तो CA को बाबू पैसा अच्छा खासा देगा। CA बोलेगा बाबू आपका 10 करोड़ डालना है ना, तो एक काम करिए, हमको कम से कम ना तो 5% दीजिए। 5% माने 50 लाख। नहीं तो बोलेगा कि एक काम करिए 2% दे दीजिए। 2% यानी 20 लाख, समझे। 10 करोड़ का 1% हुआ 10 लाख रुपया, समझे। 2% कितना हुआ 20 लाख रुपया। अब 1 महीना के अंदर वो चेक कर देता, चाहे 1 हफ्ता के अंदर चेक कर देता, चाहे 6 महीना लगा कर चेक करे, तो 20 लाख रुपया उसके हाथ में, समझे। 20 लाख रुपया उसके हाथ में, वो चेक किया है, समझे, वो चेक किया है। 20 लाख रुपया उसके हाथ में, ठीक है। 2% उसको कमीशन यूं धाए से, और नहीं तो कमीशन पे नहीं है तो भाई उसका सैलरी भी होगा, साल का 1 करोड़ दे रहा होगा। अब अगर साल का 1 करोड़ दे रहा है और CA उसका चेक कर करके उसका करीब 100 करोड़ का लगा दिया, साल का 1 करोड़ का पैकेज CA को दे दिया वो, ठीक है। और जो CA है वो क्या किया कि बोला कि ठीक है, हम आपका पैसा आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, हम बढ़िया से चेक करके देंगे आपको, ठीक है, कि कंपनी बढ़िया है कि नहीं है, पोर्टफोलियो बढ़िया है कि नहीं है। वो चेक कर करके दे रहा है, ठीक है। खूब इन्वेस्ट कर रहा है, खूब इन्वेस्ट कर रहा है लोग, वो चेक कर करके खाली दे रहा है, ठीक है। अब उसका 100 करोड़ रुपया वो सही जगह लगवा दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी में लगवा दिया, बहुत अच्छा ज़मीन में लगवा दिया, ठीक है। 1 करोड़ का सालाना दे रहा है उसको, तो 100 करोड़ का 1% न पड़ा, तो 1% का तो ऐसे ही मिल ही रहा है CA को। तो बाबू 1 करोड़ तो कहीं गया ही नहीं, समझे। 1 करोड़ तो कहीं गया ही नहीं, और वो भी एक क्लाइंट से, समझ रहे हो CA का कितना पावर है। अब बाबू ये तो बहुत कम हम पैसा बता रहे हैं, छापेगा वो सब अथाह छापेगा, सब अथाह, समझा। उसका कोई अंत नहीं है छापने का, बशर्ते स्किल हो। अब वो चेक करने वाला भी स्किल होना चाहिए, समझे। चेक करने वाला भी स्किल होना चाहिए कि चेक कर रहे हैं तो सही से चेक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं, आपका ये जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है तो यही बताएगा कि पूरा जो आपका इन्वेस्टर को दिखाना है, कहीं से पैसा रेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को दिखाना है, तो वहाँ पे पूरा पोथी पत्रा अपना ले जाके रख दीजिए, ले बउआ चेक कर, ठीक है। बैंक के पास जा रहे हैं, ले बउआ चेक कर पूरा, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही है कि जितना पोथी पत्रा जमा करके रखें, जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सभी शो करिए। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही कहता है, फुल शो करिए, ठीक है, सभी चीज़ें शो करिए, ठीक है।
अब लो देखो, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर, रोज, हमेशा, बिना टाइम गंवाए, बिना ब्रेक लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज, अगर रोज़ ट्रांजैक्शन हो रहा है, रोज़ बिक रहा है, कुछ खरीदा रहा है, कुछ बिक रहा है, कुछ खरीदा रहा है, तो उसको रोज़ रिकॉर्ड करेंगे। अगर 10 बजे ये खरीदाया और 12 बजे बिक गया, तो इसको ये नहीं करेंगे कि 10 बजे खरीदाया, आज खरीदाया और कल लिखेंगे ना। 10 बजे खरीदाया टाइम के साथ, आज के डेट पे 10 बजे खरीदाया और 12 बजे ये यूनिट बिक गया, ठीक है, ये वाला बैच नंबर बिक गया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से कंसिस्टेंसी और ऑर्डर में, एक ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है। जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ, अगर पहले बिका है तो पहले बिका लिखेंगे। पहले कैश आ गया और बोला कि मेरे पास अभी सामान नहीं है, मैं आधे घंटे में मंगा के दे रहा हूँ, तो वो चीज़ पहले कैश लिखाएगा, ठीक है। पहले कैश का ट्रांजैक्शन हो जाएगा और भले तुम 2 दिन बाद उसको सामान दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 2 दिन बाद सामान जो आएगा वो खरीदाएगा, तो वो परचेज़ की एंट्री 2 दिन बाद ही होगी, ठीक है। पहले पैसा आ गया, एडवांस आ गया, तो एडवांस की एंट्री होगी पहले, समझे। तो एक ऑर्डर में जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलर लिखेंगे, ठीक है। रेगुलर यानी रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि नहीं बाबू आज मन नहीं कर रहा है एंट्री करने का, टैली पे टिप 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 नहीं करने का मन कर रहा है, दर्द कर रहा है उंगली, ठीक है, ये दर्द कर रहा है, तो लिखना तो पड़ेगा बाबू, हाथ में ग्लव्स पहन कर लिखो, ठीक है। अब देखो हम लोगों की वीडियो बन चुकी है 41 मिनट की, ठीक है। इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट में बताओ, अलग से वीडियो बनानी होगी बना दूंगा, रील्स बनानी होगी बना दूंगा, ठीक है। जो समझ में नहीं आया कमेंट में बताओ, ठीक है। अब अपनी क्लास ऑफ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम कॉन्सेप्ट है। अब 9 है, 9 पेज तक अपन कंप्लीट कर लिए, 19 पेज, 10 पेज और है, यानी खूब से खूब अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हुए या फिर अगर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं हुए तो अपन खींच देंगे, ठीक है, एक ही क्लास में खींच देंगे उसको। और नहीं अगर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट हुए, ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट हुए, आपको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हुए, आराम से 2 क्लास 3 क्लास लगेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग टाइम दे देंगे ना तो आगे आप लोग का जर्नल एंट्री खेल हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें चूँकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप लोग टाइम दे देंगे ना तो जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। खेलेंगे आप लोग जर्नल एंट्री से, खेलेंगे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, खेलेंगे आप लोग जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चीज़ों से आप खेलेंगे, मैं एकदम बता रहा हूँ, अगर इस सब चीज़ों में आप लोगों ने थोड़ा टाइम दिया तो, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए कमेंट में लिखो, ठीक है। आज वीडियो देख रहे हो, कभी भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कितने भी टाइम पे ये वीडियो हमेशा रहेगी, ठीक है, कभी डिलीट नहीं होगी, ठीक है। हमेशा जब भी देखना हो देख लेना, ठीक है। फीचर्स खोजोगे बाबू तो मैं नहीं दे पाऊँगा फीचर्स, अभी चूँकि मुझे भी अपना कंप्लीट करना है कोर्स, ठीक है, मुझे भी मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, जून में 1 अटेम्प्ट दूंगा, ठीक है। और अभी चूँकि ये सभी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ तो मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जून में मेरा कुछ हो पाएगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करूँगा। तुम लोगों की क्लासेस बंद नहीं होगी, ठीक है, वीडियोज़ रेगुलर रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको कर रहा है, मेरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत तुम करोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।